स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला नियम है लेवोइजियर एंड लैप्लेस लॉ। एक रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा का मान विपरीत रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होगा। तो बच्चों, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है उसमें जितनी भी ऊष्मा या तो एब्जॉर्ब हो रही है या उतनी निकल रही है, तो उसका जो मान है वो किसके बराबर होगा? विपरीत रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होगा। यानी कि हम इसको क्या समझ सकते हैं कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है यानी कि जो संभवन ऊष्मा है, उसका मान हमेशा किसके बराबर होगा? अपघटन ऊष्मा, जो कि क्या है? हीट ऑफ डिसोसिएशन। किंतु उनका क्या हो जाएगा? साइन जो है, चिन्ह जो है, वो विपरीत होगा। तो एक रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊष्मा का मान विपरीत रासायनिक प्रक्रम में उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा के मान के बराबर होगा। तो हमने क्या कर दिया? उदाहरण के तौर पर जैसे हमने सल्फर को गैसीय स्टेट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या बन गया? SO2 बन गया गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पे जितनी ऊर्जा निकली वो कितनी है? -296.9 किलो जूल्स। और इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिख दें, विपरीत रासायनिक प्रक्रम के हिसाब से लिख दें, तो क्या हो जाएगा? SO2 गैसियस इज इक्वल टू S गैसियस प्लस O2। अब यहाँ पर जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है वो कितनी हो रही है? 296.9 किलो जूल्स। तो हमने केवल केमिकल रिएक्शन को जब ऑपोजिट करके लिख दिया, तो जो ऊर्जा का मान, ऊष्मा का मान है, वो सेम रहेगा, किंतु दिशा विपरीत हो जाएगी। अब बच्चों, हम दूसरा नियम देखेंगे, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। क्या बोलते हैं इसको? हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। तो बच्चों, इस नियम को हम किस प्रकार से समझते हैं? पहले हम इसकी परिभाषा देख लें। तो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो कोई रासायनिक प्रक्रम दो या दो से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। तो हेसेस नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी रासायनिक प्रक्रम, केमिकल रिएक्शन, अगर दो या दो से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो रहा है, अलग अलग मेथड्स के द्वारा अगर वो फॉर्म हो रहा है, तो हर प्रक्रम में होने वाला जो ऊष्मा परिवर्तन होगा या जिसको हम एंथैल्पी परिवर्तन होगा, वो क्या होगा? समान होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहें कि कोई रिएक्शन है आपका A to B, दूसरी तरह से ये कैसे हो रहा है? A plus X gives you, यानी कि जो है A पहले X में चेंज हो रहा है और फिर वो B में चेंज हो रहा है, ठीक है? या A जो है पहले x में चेंज हो रहा है, फिर y में चेंज हो रहा है और फिर b में चेंज हो रहा है।
ठीक है बच्चों, तो ये 3 मेथड हो गए। हमारा प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है, रिएक्टेंट ए ही है, शुरू वाला इनिशियल जो रिएक्टेंट है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बी है। तो फर्स्ट जो मेथड है उसमें क्या हो रहा है, ए टू बी डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है। दूसरे मेथड में क्या हो रहा है, पहले ए से एक्स बन रहा है, एक्स से बी बन रहा है। और थर्ड मेथड में आपका जो है ए टू एक्स टू वाई टू बी। पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टोटल मतलब डेल एच होगा, और यहाँ पर ये डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 जो होगा, और यहाँ पर डेल एच 1 प्लस डेल एच 2 प्लस डेल एच 3 होगा, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो है हेसेस लॉ का नियम हमें बोलता है। अब बच्चों, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जो है, सबसे ज़्यादा इसका जो है यूज़ वो कैलकुलेशन करने में होता है। अगर हमको संभवन ऊष्मा निकालनी है, ट्रांजिशन ऊष्मा निकालनी है, तो इनका हम कैलकुलेशन हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो इसका अगर हम उदाहरण देखें इसको समझने के लिए, तो हमारे पास NH3 है और HCl है, जो मिलकर हमको दोनों गैसियस फॉर्म में है, जो मिलकर हमको क्या दे देते हैं, NH4Cl सॉलिड हमको मिल जाता है। तो बच्चों, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन 2 प्रकार से हो सकता है। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, HCl जो है आपका गैसियस फॉर्म में है, और NH3 जो है आपका वो गैसियस फॉर्म में है। तो आपको दोनों मिलके क्या मिलता है, NH4Cl जो है सॉलिड फॉर्म में मिलता है। आप NH4Cl जो सॉलिड फॉर्म में है उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें, तो हमारे पास NH4Cl एक्वस बन जाएगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, HCl गैसियस प्लस NH3 गैसियस इज इक्वल टू NH4Cl एक्वस। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज हमारा जो डेल एच होता है वो कितना होता है, 177.8 किलो जूल्स। सेकेंड जो है स्टेप में, उसमें कितना है, प्लस 16.32 किलो जूल्स। और जब हमने इनको दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जोड़ने पर माइनस, ये एक प्लस में है एक माइनस में है, तो माइनस 161.48 किलो जूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, पहली हमारा जो मेथड था वो मेथड क्या है, हमको बनाना क्या है, HCl गैसियस प्लस अमोनिया गैस गिव्स यू NH4Cl एक्वस। तो इसके लिए हमारे पास गैसियस फॉर्म में दोनों ले लिए, तो हमारे पास सॉलिड बन गया। इस सॉलिड को हमने एक्वस फॉर्म में बनाने के लिए सॉल्यूशन को इतने पानी में इसको घोला कि उसमें उसके सांद्रता में परिवर्तन होना बंद हो गया, तो हमारे पास NH4Cl एक्वस हो गया। और फिर अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, HCl गैसियस प्लस NH3 गैसियस इज इक्वल टू NH4Cl एक्वस। और हमारा जो ऊष्मा परिवर्तन है वो माइनस में है, यानी कि ऊष्मा निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब दूसरा मेथड जिससे हम इस क्रिया को करवा सकते हैं वो क्या है, NH3 गैसियस प्लस एक्वस। पहले स्टेप में हमने क्या कर दिया, NH3 का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, और इसके लिए जो डेल एच का मान है वो है माइनस 35.15 किलो जूल्स। सेकेंड फिर स्टेप में हमने क्या किया, हमारे पास HCl गैसियस है, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। तो क्या हो गया हमारे पास, HCl एक्वस आ गया। यहाँ पे जो ऊष्मा परिवर्तन है वो है माइनस 74.91 किलो जूल्स। ठीक है, और तीसरे स्टेप में फिर जो हमारा HCl एक्वस आया
और हमारा जो NH3 एक्वस आया उसको हमने जोड़ के क्या बना दिया, NH4Cl एक्वस बना दिया, NH4Cl एक्वस बना दिया। ठीक है, ये क्या है आपका NH4Cl। और यहाँ पर जो ऊष्मा परिवर्तन है वो कितना है, -51.42 किलो जूल्स। तो अब अगर हम इनको जोड़ें, तीनों जो हमारे हैं 1, 2 एंड 3, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, HCl गैसियस प्लस NH3 गैसियस प्लस एक्वस गिव्स यू NH4Cl एक्वस, और डेल H का मान आ जाता है -61.48 किलो जूल्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा जो एक्वस हमको बनाना क्या है, HCl गैसियस प्लस अमोनिया गैस गिव्स यू NH4Cl इन द एक्वस फॉर्म। तो इसको हमने दो तरीके से बताया। पहले तो हमने सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बना लिया, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप में, ये इसका फर्स्ट स्टेप था, ये इसका सेकंड स्टेप था, और फिर इन दोनों को जोड़ के हमने इस प्रकार से HCl गैसियस प्लस NH3 गैसियस प्लस एक्वस भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, और आपका NH4Cl एक्वस आ गया, ठीक है। अब जो है आगे आपका जो सेकेंड विधि थी उसमें हमने पहले एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का बनाया, फिर HCl का बनाया, फिर इन दोनों को हमने जोड़ दिया और NH4Cl जो है वो आपका एक्वस बन गया, और फिर हमने इनको तीनों स्टेप्स को जोड़ा तो हमारे पास HCl गैसियस प्लस अमोनिया गैसियस प्लस एक्वस गिव्स यू दिस। तो दोनों विधि में जो है वो हमारा मेन वो ऊष्मा परिवर्तन जो है वो सेम आया। तो ये हमारी हेसेस लॉ की जो है खूबसूरती है कि हम कोई भी हमको अगर सेट ऑफ इक्वेशंस केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं तो उनके जोड़ भाग से हम संभवन ऊष्मा या ट्रांजिशन ऊष्मा आपकी या बॉर्न हेबर साइकिल में भी जो ऊष्मा परिवर्तन है वो हम इसी विधि से निकालते हैं। अब बच्चों इसको और क्लियर करने के लिए हम न्यूमेरिकल अगर पढ़ें, एक न्यूमेरिकल देखें तो इथेनॉल की 25 डिग्री सेल्सियस पर जो दहन ऊष्मा है, दहन ऊष्मा को हम क्या लिखते हैं, कंबशन ऊष्मा, वो कितनी है -1376 किलो जूल्स। और यदि CO फॉर्मेशन जो है CO2 गैसियस तथा H2O लिक्विड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, संभवन ऊष्मा दे रखी है, वो कितनी दे रखी है -393.4 तथा -285.9 किलो जूल्स, ठीक है। तो वो क्या ज्ञात करने के लिए हमको कह रहा है कि C2H5OH की संभवन ऊष्मा यानी कि उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमें निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री का आता है तो आपको देखना है कि ध्यान से कि दिया क्या क्या गया है और हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको दहन ऊष्मा दे रखी है, दहन ऊष्मा दे रखी है मतलब हम अगर रिएक्शन देखें C2H5OH की दहन ऊष्मा का, तो दहन ऊष्मा क्या होती है बच्चों, अगर हम उसको हीट कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगी 2CO2 गैसियस प्लस 3H2O लिक्विड, ठीक है। और इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है -1367 किलो जूल्स, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन हमको मिली वो किसकी है, हमारी संभवन ऊष्मा की,
संवहन ऊष्मा नहीं, क्या है ये आपका दहन ऊष्मा दे रखा है, हीट ऑफ कंबशन दे रखा है। जब हम उसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2CO2 + 3H2O में, और जो दहन ऊष्मा का मान है वो -1376 है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब बच्चों हमको बता रखा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, CO2 की और H2O की, तो इनकी हमको इक्वेशंस जो है लिखनी पड़ेगी। और हमें पता है 1 मोल के लिए हमको लिखना होता है, तो CO2 की क्या हो जाएगी, C + O2 गैसियस फॉर्म में, एक क्या दे देगा हमको, CO2 गैसियस दे देगा। अब बच्चों यहाँ पे एक कार्बन मोल जो है और एक ऑक्सीजन के मोल के साथ रिएक्ट करके सिंपल CO2 गैसेस हमको दे देता है। और यहाँ पे डेल का जो मान है वो कितना आता है, -393.4 किलो जूल्स। इसी तरह से बच्चों अगर हम पानी की फॉर्मेशन देखें तो कैसे हम लिखते हैं, H2 गैसियस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैसियस गिव्स यू H2O लिक्विड। और यहाँ पे डेल जो फॉर्मेशन है उसका मान कितना है, -285.9 किलो जूल्स। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको दहन ऊष्मा याद करना है कि हमको दहन ऊष्मा कैसे मतलब उसका जो रिएक्शन है कैसे लिखनी है कंबशन की। हम जो भी हमारा कंपाउंड है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लिखेंगे और उसमें CO2 + H2O कंप्लीट बन जाएगा और उसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, और जो फॉर्मेशन है उसको लिखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमको 1 मोल CO2 जो भी हमको कंपाउंड दिया है उसका 1 मोल का हमको लिखना होता है। अब कार्बन एक मोल हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1 मोल हो जाएगा, सीधा बन जाएगा। ऐसे ही हमको वाटर का अगर फॉर्मेशन देखना है तो अब वाटर में कितने हैं आपके, H2 हैं, तो यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब एक ही एटम है, तो आपको हाफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ये अगर आपको इक्वेशन नहीं भी दी गई हैं तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं। अब आगे जो है हमने तीनों इक्वेशन देख ली। ठीक है, आपके पास 3 इक्वेशन आ गई। अब हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, क्या ज्ञात करना है हमको, इथेनॉल की संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो अब वापस से आप क्या लिखोगे, इथेनॉल की संभवन ऊष्मा कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन सॉलिड फॉर्म में प्लस 3H2O गैसियस फॉर्म में, 3H2 गैसियस फॉर्म में प्लस हाफ O2 गैसियस फॉर्म में, ये हमको दे देगा C2H5OH इन द लिक्विड फॉर्म। और इसके लिए जो फॉर्मेशन है वो हमको कैलकुलेट करनी है। ये जो हमको ऊपर सारी जानकारी दी गई है वो किसके लिए दी गई है कि हम इथेनॉल का जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊष्मा निकाल सकें। तो बच्चों यहाँ पे आपके 2 कार्बन एटम हैं, तो हमने 2 कार्बन के एटम के मोल्स ले लिए। आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, तो हमने हाइड्रोजन जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके 3 मोल्स ले लिए। और हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो हमने हाफ ऑक्सीजन ले लिया। तो ये रिएक्शन आप बिना मतलब हमको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपन इसको सीधा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आपको हम वापस से एक बार ये दिखा दें कि हमारी जो है 3 इक्वेशंस कौन कौन सी थी। पहली इक्वेशन दहन ऊष्मा वाली, दूसरी इक्वेशन कार्बन और ये CO2 वाली, और तीसरी जो है वो वाटर के फॉर्मेशन वाली। ठीक है, तो अब जो है आप इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमको ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमको, इथेनॉल का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो बच्चों अब आप देखिए इसमें आपको क्या चाहिए, 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो अगर हम पीछे वापस देखें अपने इसमें तो आप देखिए आपको 2 कार्बन, तो हम सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन,
तो हम थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम ये दोनों काम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, और हमने जो है सेकेंड इक्वेशन को 2 से गुना कर दिया, थर्ड इक्वेशन को हमने 3 से गुना कर दिया, और फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमारी थी उन दोनों को हमने जोड़ दिया है। समीकरण 3 को हमने जो है 3 को 2 से गुना करके, समीकरण 3 को 3 से गुना करके समीकरण 2 को 2 से गुना किया और समीकरण 3 को 3 से गुना किया और उनको जोड़ दिया। तो आप जोड़ के देखोगे कि क्या आ जाएगा, 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैसियस प्लस 7/2 O2 गैसियस गिव्स यू 2 CO2 गैसियस प्लस 3 H2O लिक्विड। तो हमारा जो डेल एच का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1644.5 किलो जूल्स। तो हमने क्या किया, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन की थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और उनको फिर हमने दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने से आपके पास सीधा ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, पर हमारे पास 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस 1/2 O2 गिव्स यू 2 C2H5OH लाना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन कौन सी आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो अगर हम फोर्थ इक्वेशन में से फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसको अगर हम घटा देते हैं, घटाने पर तो आप देखोगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैसियस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैसियस गिव्स यू C2H5OH लिक्विड, और आपका डेल एच एफ का मान जो है वो क्या आ जाएगा, -1644.5 प्लस 1367.0 विच इज़ इक्वल टू -277.5 किलो जूल्स। तो हमने जो हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई थी उसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन को जब माइनस किया तो आप देखेंगे कि आपका जो है ये माइनस करके हाफ ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका C2H5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसकी संभवन ऊष्मा है वो कितनी आ गई, -277.5 किलो जूल्स आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अगर अपने आप लिख के देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ आपको। सेकेंड इक्वेशन पहले हम ये वाला पार्ट करें, ये वाला तो आ जाएगा आराम से। अब हम फोर्थ माइनस फर्स्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है हमारी, फोर्थ इक्वेशन कहती है 2 कार्बन प्लस 3H2 प्लस 7/2 O2। ठीक है, और माइनस हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, फर्स्ट इक्वेशन कहती है माइनस कार्बन माइनस ऑक्सीजन। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है आपका राइट हैंड साइड में 2 CO2 प्लस 3 H2O, ये तो आपका कौन से इक्वेशन में है, फोर्थ इक्वेशन में है, माइनस आपका फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 2 CO2 माइनस 3 H2O। तो हमने क्या किया, फोर्थ इक्वेशन वाले जो थे पद वो पहले लिख लिए और फिर फर्स्ट वालों को माइनस कर दिया। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर जो है आपका ये कट जाता है, 2 CO2 कट जाएगा, 3 H2O कट जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है फर्स्ट इक्वेशन में आपका जो है हमने क्या लिख दिया इसको, 2 कार्बन, फोर्थ क्या है आपका 2 कार्बन प्लस 3 H2 प्लस 7/2 O2 माइनस C2H5OH है यहाँ पे माइनस C2H5OH है फर्स्ट इक्वेशन में, और माइनस 3 O2 है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सारा आपका कट गया, तो आपका क्या बच जाता है 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन प्लस अब आपके पास क्या है 7/2 माइनस 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जाके ये C2H5OH हो जाता है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 - 6 O2 है ना, और विच विल गिव यू 1/2 O2। तो आपका 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन और ये किस में है आपका प्लस हाफ ऑक्सीजन गिव्स यू C2H5OH। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है और इसका जो डेल एच का मान है वो -277.5 किलो जूल्स हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास दहन ऊष्मा थी और हीट ऑफ फॉर्मेशन था CO2H2O का, उसकी मदद से हमने इथाइल अल्कोहल की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल दी। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल अगर देखें तो उसमें आपको निम्नलिखित रासायनिक पद दिए गए हैं और उसमें आपको SO3 की संभवन ऊष्मा निकालनी है। आपको क्या क्या दिए गए हैं, आपको दिया गया है PbO सॉलिड प्लस सल्फर प्लस 3/2 O2 गिव्स यू PbSO4 और डेल एच है -692.8 किलो जूल्स। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया हमको दी गई है PbO प्लस H2SO4 5H2O गिव्स यू PbSO4 प्लस 6H2O और डेल एच का मान है -97.5 किलो जूल्स। तीसरी अभिक्रिया दी गई है SO3 6H2O गिव्स यू H2SO4 5H2O और यहाँ पर डेल एच का मान है -771.9 किलो जूल्स। अब बच्चों हमको ज्ञात क्या करना है, SO3 की संभवन ऊष्मा या हीट ऑफ फॉर्मेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी S प्लस 3/2 O2 गिव्स यू SO3 और सिंपल हम इसको लिख सकते हैं। 1 मोल SO3 बनने के लिए हमको 1 मोल सल्फर चाहिए, सल्फर एटम, और हमको 3/2 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 3/2 मोल्स चाहिए। ठीक है, तो अब जो है अब आपके पास ये 3 इक्वेशन है 1, 2 एंड 3। इनकी मदद से बच्चों हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो हमारे पास सल्फ़र कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में है ऑक्सीजन और सल्फ़र। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और समीकरण पहले हम सेकंड और थर्ड को जोड़ेंगे। पहले हम सेकंड प्लस थर्ड को जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा PbO प्लस H2SO4 5H2O प्लस SO3 6H2O इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको PbSO4 प्लस 6H2O प्लस H2SO4 5H2O। ठीक है, और इनकी जो डेल एच का मान अब आप देखिए, इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ये कट जाए, ये कट गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे PbO और आपका ये कट गया, तो आपके पास PbO प्लस SO3 PbO प्लस SO3 गिव्स यू PbSO4 हो जाएगा। और डेल एच का मान बच्चों हमने सेकेंड और थर्ड पद को जोड़ दिया है, तो सेकेंड में आपका कितना है -97.5 और इसमें कितना है थर्ड में -171.9। तो इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -269.4 किलो जूल्स। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट समीकरण में से हमको अगर हम फोर्थ को घटा दें,
फर्स्ट जो समीकरण है उसमें से ये जो हमारा फोर्थ समीकरण आ गया, ये हमारा फोर्थ समीकरण है, इसको हम घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों। पहले हम फर्स्ट को देखें। फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, PbO प्लस सल्फर प्लस 3/2O2 और इसमें से -4 को कर दीजिए तो PbO माइनस SO3। प्रोडक्ट साइड देखें तो PbSO4 आपका किस में है, फर्स्ट में है, और फोर्थ में भी PbSO4 है। तो आप देखेंगे कि ये आपका कट गया, PbO कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, सल्फर प्लस 3/2O2 गिव्स यू SO3। तो ये हमारी जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है इसकी, और इसलिए डेल H का मान जो है अब 1 - 4, 1 में कितना है, डेल H का मान अगर हम देखें तो -692.8 और -4 करना है, 4 में कितना है माइनस और -269.4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -692.8 प्लस 269.4। तो 269.4 को इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 3, 8 में से 6 गए 2 और 4, 23.4 किलो जूल्स आपका क्या आ जाएगा, इसका ऊष्मा फॉर्मेशन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान आ जाएगा SO3 के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों आप कोई भी जो आपको डाटा दिया गया है उसमें आप देख लेते हैं। अब हमको देखो इसमें क्या चाहिए था, सल्फर चाहिए था और 3/2O2 चाहिए था और हमको साथ में SO3 चाहिए था। तो हमने पहले सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ा तो उससे हमको क्या मिल गया था, हमको PbO प्लस SO3 प्लस PbSO4 मिल गया था। अब हमने फर्स्ट जो इक्वेशन था उसमें से हटा के तो PbO हमने हटा दिया और SO3 हमारा राइट साइड चला गया, PbSO4 कट गया, तो इससे हम ये अपना इसको निकाल सकते हैं। तो हेसेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हमको कैलकुलेशंस की बात आती है डिफरेंट एंथैल्पीज़ की, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो है मेथड हमको देता है। थैंक यू।